क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मजे में हैं? जिंदगी गुलजार है या बेजार? चले सर, हमेशा की तरह अब हमारा एक ये रहेगा। मेरी आदत है, मैं नई क्लास, पहली क्लास जो जो अगली क्लास होती है उसमें पिछली क्लास का पूरा रिवाइज कराता हूं ताकि आप लोग पटरी पे चल जाएं। आए सर, सबसे पहले आते हैं, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल की क्लास में सर हमने पढ़ा था कि हमारे पास, ऑनलाइन वाले बस एक मिनट कंफर्म कर दें, आवाज वीडियो वगैरह सब सही है बच्चों? चले सर, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको मैं क्विकली एक दफा रिवाइज करवाऊंगा और फिर इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे आगे। सर कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले तो हमने पढ़ा था IS और IFRS में क्या फर्क है, जरा मुझे बताओ IS और IFRS में क्या फर्क है? IS पुराना नाम था, IFRS नया नाम था। सर फिर हम आगे बढ़े थे, आगे बढ़ते हुए और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास डिस्क्लोजर और नोट्स जो हैं ये भी एक ही चीज है, बस गोरा कहता है जिस चीज को डिस्क्लोजर, उसको हम देसी जबान में नोट्स कहते हैं। सर फिर हम आए थे IS 16 पे, हमने कहा था IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे पुराना स्टैंडर्ड है। सही है सर। फिर हमने पढ़ा था कि सर इस सबसे पुराने स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस सबसे पुराने स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव में क्या था सर? कि भाई ये हमें सिखाने आया है अकाउंटिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसके डिस्क्लोजर्स। फिर अगली चीज क्या थी? स्कोप। हमने कहा सर ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है कि ये स्टैंडर्ड के जो है जहां जहां पीपी की बात आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी, हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? IS 16। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास PPE टेंजिबल फिक्स एसेट होता है जिसको देख और छू सकते हैं और ये 4 पर्पजेस के लिए यूज होता है। वो 4 पर्पजेस कौन से थे? प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और रेंटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। इनके अलावा कोई पर्पस PPE का नहीं होता। सर फिर मैं और आगे बढ़ा था और आगे बढ़ते हुए मैंने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर एसेट के अंदर 2 सलाहियतें होती हैं, एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा कंट्रोल। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में हमें फायदा पहुंचा है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सर जो हमारे, सर कंट्रोल का मतलब, वो वाली जो मेरी वीडियो थी जो मैंने समोसा वाली डाली थी, अगर तुमने उसमें सुना हो तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सर कंट्रोल का मतलब होता है जिसको सिर्फ हम यूज कर सकें, हमारे अलावा हमारी इजाजत के बगैर कोई और यूज। अब बताओ तुम्हारे मोबाइल में क्या तुम्हारा एसेट है या नहीं है? तुम्हारा उसके ऊपर कंट्रोल है जिसको सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, आपकी इजाजत के बगैर भाई बहन या कोई और यूज कर सकता है। सही है सर। फेसबुक अकाउंट क्या आपका एसेट है इंटेंजिबल, जिसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो, आपके अलावा आपकी इजाजत के बगैर कोई और यूज? तो सर कंट्रोल में अकाउंटिंग क्या कहती है? जिसको सिर्फ आप यूज कर सकें, आपके अलावा आपकी इजाजत के बगैर कोई और यूज। चलें सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? सर और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि हमारे पास PPE की कॉस्ट में 3 चीजें शामिल हैं। उनमें सबसे पहली चीज क्या थी? हमने कहा था परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में से क्या चीज लेस करते हैं? परचेज प्राइस में से सर लेस कर देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 2 तरह के, कौन कौन से? बार्गेन परचेज और बल्क परचेज। सर हमने कहा बार्गेन परचेज की एग्जांपल चीज सस्ते में दे दो, बल्क परचेज की एग्जांपल 1 रुपए का 1 टोकन
₹5 के 6 टोकन। और हमने कहा इसमें ऐड करते हैं क्या? नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। चले सर, फिर और आगे बढ़ूंगा। हमने कहा था सर इसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या था? ये सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या मतलब सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का? वो कॉस्ट जो कि एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो। अब इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने दी थी, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स, और आपने कहा था सर अपना इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन, सही है, ये सब चीजें एग्जांपल आपने ही दी थी सर। फिर मैंने आपको बताया था कि एक कॉस्ट है उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। कौन सी कॉस्ट है? ट्रेनिंग कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? ट्रेनिंग कॉस्ट है। अब फिर मैंने आपको कोरियन की एग्जांपल भी दी थी। कोरियन आए, कोरियन ने कहा कि हमको कुत्ते बिल्ली कुछ भी खाना है वो खिलाओ, अपनी जगह पे हमें रखो, ये वो, उस सब की कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी। एसिड के लिए जरूरी थी, कोरियन को एसिड इंस्टॉल करना है। ट्रेनिंग कॉस्ट क्यों कैपिटलाइज नहीं करते? एम्प्लॉय के ऊपर किसका कंट्रोल है ना सर? चले सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरा प्यारा बच्चा। अब हमने कहा सर आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हुए हम एक और कॉस्ट की बात करेंगे जिसको आपने अपना दिमाग लगा करके मुझे बताना है कि क्या मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा। वो कौन सी कॉस्ट है सर? अब सुनिएगा सर, हमने एसेट खरीदा, नया नया बिल्कुल एसेट आया, उसका एक बहुत जरूरी पार्ट, महंगा एसेट था, उस महंगे एसेट का एक बहुत जरूरी पार्ट आप ये समझें, ऑन ऑफ का बटन। सही है, मतलब लेकिन महंगा था, ऑन ऑफ का बटन भी आप समझे 25-30 हजार का था, महंगा एसेट था। यूनिलीवर ने खरीदी न्यूट्रल लाइन मशीन, 1 अरब रुपए की मशीन खरीदी थी जब मैं यूनिलीवर में था उस टाइम पे। उसका ऑन ऑफ का बटन हमने कहा भाई वो लगा लो 25,000 रुपए का। यूनिलीवर के एम्प्लॉय ने सपोज करो वो बटन मशीन आते ही तोड़ दिया। वो बटन अभी मशीन लग रही थी, इंस्टॉलेशन फेज में थी, एम्प्लॉय ने काम किया जंगलियों के तरीके से और वो बटन टूट गया। अब उस बटन को यूनिलीवर रिप्लेस कर रहा है, कॉस्ट आ रही है 25,000, नया बटन आएगा ना, तो वो जो कॉस्ट आ रही है क्या वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? नहीं, वहां पर मटीरियलिटी की तो अभी हमने कुछ बात ही नहीं की, समझे? मटीरियल है, कितने लोग बोले हिस्सा बनेगी, कितने लोग बोले नहीं बनेगी? सर स्टैंडर्ड कहता है एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज, बोलता है यार एक तो तुम गलती करो और फिर उसको कैपिटलाइज भी कर दो, कॉस्ट का भी हिस्सा बना दो, ये नहीं होगा। सुन ना सर, मैंने आपको शुरू में कहा था ना, सीखेंगे सर एज एन इंशाल्लाह अकाउंटेंट, ये चीज हमें इंशाल्लाह दुनिया में नाम रोशन कराएगी हमारे इंस्टीट्यूट का। स्टैंडर्ड कहता है विंडो ड्रेसिंग नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दूंगा? विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? कल एग्जांपल दी थी ना, जाए कुछ ब्यूटी पार्लर में आए कुछ, सही है? बिल्कुल नहीं। तो सर सुनिएगा, स्टैंडर्ड भैया कहते हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि देखें अगर मैंने ये इजाजत दे दी ना कि तुम पार्ट तोड़ो और नया लगाओ और उसको कैपिटलाइज करो, कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो पार्ट पे लगा भी नहीं है ना, खर्चा हुआ भी नहीं है ना, उसको भी बोलेंगे यार ये पार्ट टूट गया, उसकी जगह हमने नया लगाया, और एसेट की कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे, मतलब अपने एक्सपेंसेस को एसेट बनाते जाएंगे। एंट्री बनानी चाहिए होगी। एम्प्लॉइज ने पार्टी मचा दी, एम्प्लॉइज गए और जो है थाईलैंड घूम करके आ गए, मतलब ऑडिटर को थोड़ी पता चलेगा, कुछ पता थोड़ी चलेगा। एक फेक बिल बनाते हैं, कहते हैं ये फलाना पार्ट था, ये टूट गया, इसको हमने रिप्लेस किया, और उसूलन एंट्री थाईलैंड घूमने की कॉस्ट होनी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, वो करेंगी एसेट डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। तो स्टैंडर्ड ने कहा बेटा अपने पास लिख लें कि एनी कॉस्ट लिखो अपने पास, एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट, एनी कॉस्ट इनकर्ड
any cost incurred due to negligence, any cost incurred due to negligence or ignorance, any cost incurred due to negligence or ignorance on part of company, will not be added in asset cost, will not be added in asset cost। जी सुने ना सर, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी कॉस्ट जो कि कंपनी की इग्नोरेंस, कंपनी मतलब कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय उसके पार्ट पे इनकर्ड होगी ना, मतलब तो वो मतलब एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। सर कोई पार्ट मैंने तोड़ दिया मशीन का, एम्प्लॉय ने काम कर इंस्टॉलेशन करते वक्त तोड़ दिया, उसको आप रिप्लेस कर ले हो, चाहे पार्ट जितना भी महंगा हो, वो कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। अब इसके आगे फुल स्टॉप के आगे लिखें, दिस रूल अप्लाइज, this rule applies only when asset is not available for commercial production। This rule applies only when asset is not available for commercial production। ये क्या चीज है कमर्शियल प्रोडक्शन, मैं समझाऊंगा अभी। मतलब ये समझेंगे ये जो रूल है ना कि नहीं बनाएंगे कॉस्ट का हिस्सा, ये कब अप्लाई होगा, जब एसेट को भी आपने काम पे नहीं लगाया है, इंस्टॉलेशन के टाइम की बात है। सर क्लियर है? हमने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी चीज क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा सर ये चीज मुझे नहीं पता तुम लोगों ने आईए के लेवल पे पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? जिसने आईए पढ़ा हुआ है एक तन्हा और अकेला आए। डिसमेंटलिंग क्या होती है, कौन समझाएगा? सर देखें, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हुकूमत कहती है कम जो करना है करो। अच्छे मुल्कों में, मतलब हमारा मुल्क भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुल्क जहाँ पे गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है, वहां पर क्या होता है सुनिएगा, हुकूमत कहती है भाई एक प्लांट लगा रहे हो ना, उस प्लांट के लिए तुमने साइट प्रिपरेशन की थी है ना, खड्डा खोदा था, फिर तुमने प्लांट लगाया था, वो तमाम चीजें आपने कहा हाँ भाई ये सब काम किया था। तो हुकूमत कहती है जब प्लांट की एक लाइफ होगी 20 साल, आपने कहा हाँ 20 साल होगी, बोला 20 साल बाद क्या करोगे, आपने कहा बस काम खत्म, प्लांट को मतलब उखाड़ के फेंक देंगे। हुकूमत ने कहा देखो प्लांट को उखाड़ना अपनी जगह है, तुम्हें ये जो जगह पहले थी ना जमीन, वैसी जमीन करनी पड़ेगी। बोला ये जमीन तुम्हें लीज पर दिए, तुम हुकूमत असल में जो है जमीन की मालिक होती है, सही है, तुम्हें ये जगह को सही करना पड़ेगा, तो उखाड़ते वक्त ख्याल रखना जगह डैमेज ना हो, अगर हो गई सही। और तो सर ये एक तो नॉर्मल मुल्कों में होता है, हमारे मुल्क में भी होता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, बड़े हो गए इंशाल्लाह तुम्हें स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा सा बताएंगे तो तुम्हें पता चलेगा स्टॉक मार्केट में पूरा जो इंडेक्स है वो OGDC काफी हद तक इंपैक्ट करती है। तो सर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। सर ये जो है ना जाते हैं, ये बोलते हैं भाई हमें तो तेल के कुएं निकालने, मतलब तेल निकालने जमीन से, तो ये डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में डिगिंग करते हैं, पूरा अपना इक्विपमेंट जो है जमीन के अंदर डाल के चेक करते हैं कि भाई तेल वेल है भी या नहीं है। तो हुकूमत कहती है कि भाई ये जो आपने जमीन गंदी की ना, अपना इक्विपमेंट डाला, जाते जाते जमीन को सही करके आना, इसको हम क्या कहते हैं, डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग भी वर्ड यूज होता है, सही है। इसके लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, डीकमिशनिंग, ये एक तरह से समझो इंस्टॉलेशन का क्या है, अपोजिट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डीकमिशनिंग, और साइट रिस्टोरेशन, साइट
रिस्टोरेशन कॉस्ट। सर ये 3 नाम दिए हैं हमें किसने? ये 3 नाम हमें दिए हैं गवर्नमेंट ने। क्या हम क्लियर हैं? गवर्नमेंट ने नहीं, आईएएस ने। ये 3 नाम हमें किसने दिए हैं? आईएएस ने। कि इसको साइट रिस्टोरेशन भी हो सकता है, डीकमीशनिंग भी हो सकता है और डिसमेंटलिंग। तो सर अब मैं आपसे एक मासूमाना सवाल, डिसमेंटलिंग कॉस्ट समझ गए, प्लांट को एक तरह से उखाड़ने की कॉस्ट। अब बड़े गौर से सुनना, ये प्रैक्टिकल केस, देखो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल केस डिस्कस करूंगा ताकि तुम तैयार हो। इस लेवल से ही करेंगे ताकि इंशाल्लाह आपका एक दिमाग बने। परचेज प्राइस वाली चीज तुम्हें समझ में आई? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, हर वो कॉस्ट जो कि एसेट को इसकी यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो आप एसेट को 15-20 साल बाद डिसमेंटल करोगे, सही अनइंस्टॉल करोगे, आसान अल्फाज में उसकी कॉस्ट। सर मैं एक कंपनी का फाइनेंस लीड कर रहा था और हमने एक एसेट, वही कोरिया वाली कंपनी ना, उसके हमने एसेट के अंदर कॉस्ट कैपिटलाइज की केपीएमजी के पार्टनर। मतलब केपीएमजी एक तो बिग 4 फर्म, उसमें भी मतलब केपीएमजी और फर्ग्यूसन का पाकिस्तान में ज्यादा इम्पैक्ट है। उसके पार्टनर जो थे उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत भी है, दोस्ती भी है। उनकी मुझे फोन आई कि यार हसन जो है ना, तुमने अकाउंटिंग गलत की है। मैंने कहा सर आप बताएं क्या गलत की है? बोलते हैं यार तुम टीचर हो, गलत कर दिए। मैंने कहा अच्छा सर आप बताएं तो सही क्या गलत किए। उन्होंने कहा तुमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को 2 दफा कैपिटलाइज कर दिया है। कितनी दफा कैपिटलाइज किया है? अब मैं आपको स्टोरी पूरी सुना रहा हूं। उनका सवाल बता दिया कि तुमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को 1 दफा कैपिटलाइज करते ना, 2 दफा कैपिटलाइज कर दिया। अब आपको बताना था कि वो सही है या मैं सही है। उनका एक्सपीरियंस मुझसे तकरीबन 12-15 साल ज्यादा। अच्छा जो बेसिक वाले बच्चे, वैसे बेसिक वाले बच्चे यहाँ पर होंगे नहीं, उनके लिए सर उमर काजी की क्लास ऊपर स्टार्ट हो गई है, सही है ना? बेसिक वाले सही है, लिंक ग्रुप में ही है। अच्छा अब सुनना, तो ये कहानी थी। हुआ ये कि भाई प्लांट हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में लेबर बहुत महंगी है। तुम लोग क्वालिफिकेशन के बाद क्यों चले जाते हो बाहर? तुम बोलते हो यार यहाँ पर मैं 1-1.25 लाख की नौकरी करूं, अमेरिका जाऊंगा। मेरे दोस्त माशाल्लाह भी अमेरिका में, और वो उनकी सालाना इनकम है $1 लाख बेसिक। अब तो खैर वो माशाल्लाह 1.5-2 लाख में। तो अगर $1 लाख को तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे आज के रेट से, सही है, तो आपने कहा 1,70,00,000 सालाना इनकम मल्टीप्लाई बाई 12 करो, सही है, तो एकदम से आंखों में खून उतर आता है, सही है, वो डॉलर वाली इमेज। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में जो है ना लेबर बहुत महंगी है। तो जिस कंपनी ने बेचा ना, बोला हमारी एक कंडीशन है, प्लांट हम आपको बेच रहे हैं एज इस कंडीशन में। मतलब यहां की लेबर आप हायर करेंगे, प्लांट को उखाड़ेंगे आप हमारे पास से भी, हमारी प्रीमिसेस से भी, और अपने पास भी लेकर जाएंगे। हमने यही किया भाई। हमने कहा वहां पर अब एक डिसमेंटलिंग हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे हमने प्लांट को डिसमेंटल किया, पूरा प्लांट उखाड़ा सही से ताकि कोई चीज डैमेज ना हो। वहां की एक्सपर्ट लेबर हायर की ऑस्ट्रेलिया की, उनको जो है प्लांट को डिसमेंटल करके फिर कंटेनर वगैरह में डाल वाल के कराची लेकर आए। और यहाँ पर आके भी हमने कहा 20 साल बाद ये प्लांट कराची में डिसमेंटल कर देंगे। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज किया, और मैंने पाकिस्तान वाली भी जो 20 साल बाद वाली डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी, दोनों को कैपिटलाइज कर दिया। केपीएमजी के पार्टनर ने कहा नहीं, तूने 2 दफा डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी, ये गलत है। अब बताओ वो सही कह रहे थे या गलत? बताओ भाई, कितने लोग कह रहे हैं केपीएमजी के पार्टनर बिल्कुल सही कह रहे थे? हो 2 लोग 3 लोग, भाई पार्टनर आदमी है। कितने लोग कह रहे हैं गलत कह रहे थे? क्यों सर, क्यों गलत थे? रीजन बताओ। तुक्का मार दो, गलती से नहीं, तुक्का मारना सीखो। सर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, मैंने समझाया सर। ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने बताया सर, देखें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्लांट को यूजेबल कंडीशन और लोकेशन पे लाने के लिए जरूरी हो। मैंने कहा सर जो ऑस्ट्रेलिया से मैंने डिसमेंटलिंग की वो नाम की डिसमेंटलिंग है, लेकिन आप समझे कि वो किस में जा रही है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का हिस्सा है वो सर। वो डिसमेंटलिंग जो कराची में करूंगा ना मैं 20 साल बाद, वो असल डिसमेंटलिंग है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली डिसमेंटलिंग है वो क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है।
आईएएस जिसको डिसमेंटलिंग कहता है, वो कहता है जब तुम यूज कर लोगे उसके 20 साल के बाद प्लांट को उखाड़ोगे, सही है, जगह को सही करोगे, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट अलग है और ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट अलग है। तो सर पार्टनर लेवल से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? हो जाती है। देखो इंसान क्या होता है, खता का। और दूसरी बात, आप इतने लॉज पढ़ते हो ना, और फिर आप जब फर्म में पहुंच जाते हो और आप इन सबको रिवाइज करो, जाहिर सी बात है पेपर के टाइम में तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो फर्म के टाइम पे क्या पढ़ोगे ना, मतलब तो आप नॉर्मल अपने दिन रात के काम कर रहे हैं, तो पार्टनर्स से जो ना स्टैंडर्ड्स भूल जाते हैं। वहां पे आईएफआरएस पड़ी होती है, खोल के कुछ हुआ तो देख लें, तो वो इतने टच में नहीं रहते, तो हो जाती है। लेकिन उनके पास स्किल्स होते हैं कि वो टच में आ सकते हैं, और बाज मर्तबा अंडरस्टैंडिंग का गैप होता है। तो सर क्या हम यहां पर क्लियर हैं? तो सर आए, अब आ जाते हैं सवालात की तरफ। सवालात की तरफ आएंगे। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है कल वाला? लेकिन उसने कहा था मैं आपको एज इस पोजीशन में ये प्लांट दे रहा हूं, मैं आपको इसको मतलब जो है डिसमेंटल करना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे जो है ना ये प्लांट डिसमेंटलिंग में बहुत महंगा पड़ेगा, तो हमने उसको एज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कंसीडर किया। हीरो तो बोला कल वाले जो हैंडआउट्स है ना, उसकी और 10-15 कॉपीज करा दीजिए। इंशाल्लाह आ रहे, जिनके पास नहीं उनको मिल रहे हैं। जब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे वो पड़ोसी के पास से चेक करें, अभी आ जाएंगे 10 मिनट में। और अगर आपके पड़ोसी के पास भी हैंड आउट नहीं है तो आप पड़ोसी बदल लें। जी बेटा कोई सवाल? सेलर के अपने पास ऐड की होगी ना, वो तो उसका था। हम तो वो अलग कंपनी है, वो हम अलग कंपनी है, समझे? डिसमेंटल उसने नहीं किया ना, तो वो उसकी अकाउंटिंग क्या करेगा, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को इनकम बनाएगा, वो बात की बात है, समझ रहे हैं? लेकिन हमें अभी अपनी अकाउंटिंग देखनी है बेटा। क्या करेंगे ये जान के हम के फर्ग्यूसन में कितने पार्टनर हैं? पर फर्ग्यूसन में कुल मिला के जब तक मैं था उस टाइम तक कुछ 36 पार्टनर थे। एक दिन आप भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब पता नहीं है, तो मैं दुआ दे रहा हूं बदवा। फर्म का पार्टनर आसान नहीं होता, बड़े खुश्क मिजाज होना पड़ेगा आपको। आए चले सर, अब हम आएंगे हैंड आउट पे। समरी आपके पास होगी मेरा बच्चा, पेज नंबर 2 पे आ जाए। हैंड आउट के पेज नंबर 2 पे आएंगे आप सब, ऑनलाइन वाले भी, फिजिकल वाले भी, रिकॉर्डेड वाले जो बच्चे होंगे वो ग्रुप के अंदर हैंड आउट आ चुका है। अगर आपके पास नहीं है और जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप मिस निमरा को मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो हम एचडी कैमरा की डालते हैं उसके अंदर स्क्रीन शेयर नहीं होती, जूम के अंदर यूजुअली हो जाती है। आए तो लाइव वालों को तो नजर आ रहा है, बाकी बच्चों को जो रिकॉर्डिंग वाले हैं उनको हैंड आउट को रेफर करना पड़ेगा। सर समरी में आ रहे हैं रिकॉग्निशन एंड, उसमें देखें कॉस्ट कंप्राइजेस, ये आईएएस के अल्फाज हैं, इसको समराइज कर दिया गया है। परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कॉस्ट के अंदर इसने कहा परचेज प्राइस आएगी, इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस ऐड करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। नॉन रिफंडेबल एंड वो टैक्सेस जो ना आपको रिफंड होंगे ना
एडजस्ट होंगे। हैंड आउट बच्चा बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, शेयरिंग से काम चलाते जाएं। फिर कह रहे हैं एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management। तीसरी चीज, ताहिर को यार हैंड आउट का बोल दो, कल वाले हैंड आउट जो है ना वो करा दे। 10 कितने लोगों के पास नहीं हैंड आउट आ रहे हैं? बोले 20 कॉपीज और करा दें, बोले फैकल्टी रूम में चेक कर लें शायद हो। The initial estimate of the cost of and removing the item and restoring the site on which it is located। तो अगर हमसे कहीं इंटरव्यू में सवाल हो कितने आइटम्स आते हैं पीपी की कॉस्ट में, कितने आते हैं? अच्छा एक और चीज देखो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा तो मैं क्लास के दौरान ही मेरा बच्चा चीजें जो है ना करवाऊं। एक चीज सीए में ना स्मार्ट स्टडी, मैं जब यहाँ से घर पे जाता हूँ ना या ऑफिस से घर पे जाता हूँ तो घर वालों से पूछता हूँ कितनी चीजें चाहिए, बोलते हैं यार दही चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, जो भी है। तो मैं कहता मुझे एक नंबर बता दो कितनी है, 4-5 टोटल, ताकि मुझे भूल तो जाऊंगा ही लेकिन रिकॉल हो जाएंगी। आप भी मेरा बच्चा पेपर के अंदर यही काम कीजिएगा, पढ़ते हुए ये याद रख लें एसिड के अंदर 3 चीजें आती हैं, सही है। आपका जो है एसेट की डेफिनेशन में 2 चीजें आती हैं, कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। पीपी की कॉस्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं। इससे आपको चीजें इंशाल्लाह याद रहेंगी। वो 3 चीजें जब दिमाग में 3 का नंबर होगा ना तो आप तीसरी चीज रिकॉल कर लोगे, नहीं तो आप परेशान 2 हैं 3 है, समझ रहे हो? तो सर इस किस्म की चीजें थ्योरी में भी यही क्या करो, थ्योरी की मैं इंशाल्लाह टिप्स दूंगा आगे जाके कि थ्योरी को हमने हवा बनाया हुआ। यकीन माने सीए में थ्योरी मेरे लिए तो सबसे आसान क्यों लगता था, क्योंकि सर मैं रट्टे नहीं मारता था। सिखाऊंगा कैसे रट्टे मारे बगैर भी दुनिया में आप कामयाब हो सकते हैं। हमारा बच्चा सर सोचता बहुत ज्यादा है। बेटा ग्रुप के अंदर है, व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो कोई मसला नहीं, मैं निम्रा को कहता हूं वो फिर से शेयर कर देंगे। फिलहाल तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सवाल। आए सर, तो अब हम आएंगे सवाल की तरफ। मेरा बच्चा अब हम सवाल की तरफ आएंगे। पेज नंबर रिक्वेस्ट करूंगा आप सब आ जाएं 4 पे। ये आपकी स्टडी टेक्स्ट जो नई वाली है उसका सवाल है। सर नई वाली आपको मिल गई क्या? हमारे पास आ गई है। तो अगर नई वाली स्टडी टेक्स्ट आपके पास नहीं है, हमारे पास आपको भी इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। तो हमारे पास जो नई वाली स्टडी टेक्स्ट आ चुकी है, ये उसका सवाल है। एग्जाम्पल 1 आई कैप स्टडी टेक्स्ट न्यू। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन आपको गिव है। लिस्ट प्राइस क्या होता है? रिटेल प्राइस कह लो, परचेज प्राइस, कुछ भी। ट्रेड डिस्काउंट गिवन, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्चर फीस। अच्छा सर अब मुझे बताओ, हम यहां तक पहुंच के ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, क्या लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे? सब मेरे भाई बहन इस पे एग्री करते हैं। डिलीवरी कॉस्ट ऐड करेंगे कॉस्ट में, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जरूरी है? यस सर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन आएगी, इंस्टॉलेशन की एक हिस्सा होता है ये। आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस क्या मतलब सर? आर्किटेक्चर भैया आए, उन्होंने बोला कि भैया ये प्लांट को ऐसे नहीं, इस तरीके से यहाँ पर नहीं, थोड़ी सी इस लोकेशन पे लगाएं, आपकी बिल्डिंग के लिए अच्छा है, सही है, इसकी फाउंडेशंस के लिए अच्छा है। और उन्होंने बताया कि नहीं यार इसका जो है गड़ा जो है इतना नहीं खोदें, थोड़ा सा ज्यादा खोदें, कम खोदें। आर्किटेक्ट फीस हम लोग तो अल्लाह माफ करे ये वैसे ही मजदूरों पे छोड़ देते हैं, लेकिन समझे दुनिया भर में इन कामों के लिए आर्किटेक्ट होते हैं तो उसकी भी फीस होती है ना। हमारे मुल्क में तो बेचारा सिविल इंजीनियर मैथ्स पढ़ा रहा होता है ज्यादातर। आए अनफॉर्चुनेटली, बड़ी अफसोसनाक बात है। ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कितने लोग बोल रहे हैं ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा? कितने लोग कह रहे हैं कि सर कॉस्ट का हिस्सा बनेगा? डरे नहीं, कभी कभी आप गलत होते हैं तो भी सही होते हैं। बताएं कितने लोग कह रहे हैं कॉस्ट का हिस्सा बनेगा? डरे बगैर हाथ उठाएं। ओहो 3 लोग।
4 लोग, लेकिन यहाँ पर गलत है तुम लोग, है ना सर? सर नहीं बनेगा। देखिए एडमिन का खर्चा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जब तक वो लिख कर ना देना कि जरूरी था ये खर्चा एसेट के लिए, तब तक हम नहीं करते। अब इसका लर्निंग आउटकम भी लिखाऊंगा, सही है? अब सुनना, एडमिन क्या होता है। मैं यूनिलीवर में था ना, तो मैं था फाइनेंस बिजनेस पार्टनर। फाइनेंस बिजनेस पार्टनर किस बिजनेस के लिए? फूड्स बिजनेस के लिए। अब मुझे फैक्ट्री भी जाना पड़ता था, वैसे मैं हेड ऑफिस में बैठता था। अब भाई एक दफा फैक्ट्री जो है ना, मैं नूडल लाइन मशीन ली 1 अरब रुपए की। कितने की? 1 अरब। मतलब यूनिलीवर ने कहा कि अवाम ने इतनी नूडल्स खाई हैं, सही है? और वो कंपनी तो चलती है फास्ट फॉरवर्ड ना, वो कहती है कि भाई उनको मशीन की जरूरत थी 2 साल बाद, उन्होंने मंगा ली अभी से, सही है? बोला आएगी, इंस्टॉल होगी 2 साल तक। हम वो डिमांड को एंटिसिपेट करते हैं और तैयारी पहले कर लेते हैं ना। मल्टीनेशनल कंपनी है। अब मशीन इतनी बड़ी, अब फूड्स वर्क्स मैनेजर था फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, फैक्ट्री का मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताता जाऊं। फैक्ट्री के अंदर जो है ना, वर्क्स मैनेजर होता है WM, उसके नीचे 2 लोग आते हैं। ऑपरेशन मैनेजर, क्योंकि हम CA वाले लोग होते हैं ना, तो हमें इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन फैक्ट्री की भी अपनी अलग दुनिया है, इंजीनियरिंग भी कोई हल्की फील्ड नहीं है। और एक होता है फैक्ट्री इंजीनियर। अच्छी कंपनियों में फैक्ट्रीज के अंदर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं बच्चा, प्रैक्टिकल। वर्क्स मैनेजर WM, ये समझे फैक्ट्री का CEO है, मतलब फैक्ट्री में सब कुछ इसकी मर्जी के साथ होगा। इसको 2 लोग रिपोर्ट कर दें, ये भी अच्छे लोग होते हैं, मतलब पोजीशन वाइज, डेजिग्नेशन वाइज। और इसकी जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शन, सही है? और इसकी जिम्मेदारी होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन एक्सेट्रा, सही है? ये किसी भी अच्छी कंपनी की फैक्ट्री की टीम होती है। वर्क्स मैनेजर को और फैक्ट्री को एक और बंदा सपोर्ट करता है, वो होता है फाइनेंस बिजनेस पार्टनर। सर फाइनेंस के बगैर तो देखे ना चल ही नहीं सकता ना, इसका काम होता है। अब यूनिलीवर की नई मशीन लगाए ना बनाए, उसकी फिजिबिलिटी मैंने बना के दी थी, सही है? बीइंग अ फाइनेंस बिजनेस पार्टनर। अब नई मशीन लग रही है, फैक्ट्री की टीम तो मौजूद ही है। हसान मुझे वर्क्स मैनेजर ने कहा कि देखिए यार नई मशीन लग रही है और सब कुछ है, अभी इंशाल्लाह थोड़े टाइम में ये ऑपरेशनल भी होगी। तो जब इसकी इंस्टॉलेशन लास्ट फेज में हम इसको ऑपरेशनल करने वाले हो ना, मेरी ख्वाहिश है हसान तो भी लाहौर में बैठा हुआ। मैंने कहा सर आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, सही है? मैं कराची से जहाज में बैठकर लाहौर गया, 5 दिन वहां पर रुका, काम शाम भी किया, सब कुछ किया। फिर कराची का बच्चा था, मैंने कहा यार भाई वीकेंड लाहौर में नहीं गुजारूंगा, मैंने बहुत घूम लिया इस्लामाबाद इधर, अब मुझे जो है ना कराची जाना है। बड़ी कंपनी ने, उसने कहा सर कोई मसला नहीं, आप वीकेंड पे जाएं कराची, मंडे की सुबह फिर आ जाएं, सही है? मैंने कहा सही है। तो अब सुनिएगा, मैंने 4 दफा तो जहाज के टिकट, मतलब 2 वे अगर लगाए तो हमने कहा 2 टिकट हमने जो है रिटर्न टिकट्स मेरी जहाज की लगी कराची टू लाहौर। उसके अलावा नॉर्मल जो है ना अपना क्या कहते हैं, अपना मैं वहां पर रहा, सब कुछ मैंने किया। अब मेरी कॉस्ट जो थी, क्या वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए थी? नहीं। क्यों सर? क्योंकि मैं एडमिन का बंदा था, मैं नहीं भी जाता ना तो मशीन चल जाती। हेड ऑफिस के लोग, मशीन इंस्टॉल हो रही है, हेड ऑफिस के लोग भी भाई बैठे हुए हैं कि यार, वो अक्सर होता है कि भाई मशीन के इंस्टॉलेशन में लेबर लगी हुई है, लेबर को कुछ पैसे वैसे देने होते हैं, हेड ऑफिस का भी एक आध बंदा बैठ गया। लेकिन हमने कहा वो जरूरी कॉस्ट नहीं थी एसेट को लाने के लिए, उसका कोई सच कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता एडमिन कॉस्ट का। इसीलिए अपने पास इस सवाल में एक लर्निंग आउटकम लिख लो। सवाल में जिनके पास हैंड आउट है वो हैंड आउट में लिखेंगे लर्निंग आउटकम। अब सुन ले ये लर्निंग आउटकम क्या है, क्योंकि सर मैं खुद CA के अंदर से गुजर चुका हूं, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास किए। तो आखिरी दिन है ना रिवीजन में हालत टाइट हो जाती है ना सर? तो मैं क्या करता था, लर्निंग आउटकम लिखता था। ये जो लर्निंग आउटकम वाला पॉइंट होता था ना, ये मैं सवाल पे पहुंचता था, मुझे बता देता था कि यार इस सवाल में बस यही एक पॉइंट है, बाकी इस सवाल को आखिरी दिन पूरा देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका लर्निंग आउटकम लिखोगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और कोशिश करो ये हैंड आउट पे लिखो, जिनके पास हैंड आउट नहीं है वो रजिस्टर्ड पे लिखे, और हैंड आउट जब आ जाए तो उस पर लिख लें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट
विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट में ऐड होना। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। एडमिन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर वो कह देना कि ये एडमिन कॉस्ट जरूरी थी, अगर तो उसने ये लिख करके दे दिया कि ये एडमिन कॉस्ट क्या थी, जरूरी थी, तो कैपिटलाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों। सर पीपी की थ्योरी आती है, समीर पूछ रहा है। बेटा अब तक तो नहीं आती क्योंकि एमसीक्यू सिलेबस में तो बनता नहीं है। आए फिर आते हैं, आखिरी चीज कह रहा है, लोकल government officials have granted the company a license to operate the asset on condition that the company will remove the asset and return the site to its former condition at the end of the asset's life। फिर क्या कह रहा है, company has recognized a liability of 2.5 लाख in respect of the expected clearance cost। सर ये किसकी बात कर रहा है, ये डिसमेंटलिंग, क्या ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? यस सर। तो सर सवाल आप सबके सामने है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, सही है। जब अच्छा एक और भी रूल होगा मेरी क्लास का, ये और टीचर टू टीचर, मेरा मानना है मैं जब लिख रहा हूंगा बोर्ड पे तो मैं अगर आपको कहूं कॉपी करना है तो कॉपी करना है, नहीं तो मेरा बच्चा आपने कॉपी सिर्फ बोर्ड पे देखना है, नहीं तो आप समझने वाली चीज हटा देंगे। हमारा एम शुरू से होता है कि सब बच्चे पास हों। कुछ बच्चे होते हैं जिनके बारे में सर को थोड़े दिनों में अंदाजा हो जाता है कि ये तो मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह पास होंगे। कुछ बच्चों के बारे में हमें पता होता है कि इनको पास कराने के लिए ठीक ठाक धक्का, क्योंकि इसीलिए टीचर मुझे एक फर्म के पार्टनर मिले, बोला यार तू हर चीज क्लास में करा देता है, तेरी शिकायत है। मैंने कहा क्यों सर? बोला यार ये फिर बच्चे जब फर्म में आते हैं ना तो इनकी स्पून फीडिंग की आदत होती है और ये खुद से काम नहीं कर पाते। ये कहते हैं हमें कोई ना कोई जिंदगी में कुछ सिखाए, तो क्यों करता है? मैंने कहा सर देखें आप ये फर्म का मामला है, आपका मामला है। मैंने कहा सर मेरे पास जो बच्चा आता है ना, इनमें से अगर बच्चा फॉर एग्जांपल FAR1 में मैंने कहा कि यार 200 बच्चा है, 200 में से मैंने कहा सर 30 से 40 बच्चा ऐसा होगा जो के वाकई में पढ़ने वाला है, जो घर पे मैं नहीं भी कराऊंगा ना घर पे करेगा। मैंने कहा हराम है कि बाकी 160 का बच्चा घर पे जाकर आखिरी 1-2 महीने से पहले कोई रजिस्टर वगैरह उठाता हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे है कि मुझे इनको यहीं पे तैयारी करानी, क्योंकि इनके पास मसरूफियात हैं, इनको घर पे जाके फेसबुक चेक करना है, इनको घर पे जाकर जो है डिफरेंट चीजों को देखना होता है, व्हाट्सएप पे जवाबात। तो इसीलिए तो भाई क्लास में इंशाल्लाह तैयारी होगी, लेकिन अगर FAR1 की पूरी क्लास में तैयारी करा रहे हैं तो क्विज तुम्हें तैयारी करके देने और बाकी थ्योरी पे टाइम लगाना है। आए सर अब आ जाए थ्योरी, मतलब बाकी थ्योरी के सब्जेक्ट्स FAR1 की इंशाल्लाह सारी चीजें क्लास में कवर कराऊंगा। इधर आ जाए मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1। एक और चीज स्मार्ट स्टडी, रजिस्टर को पेज नंबर दे दो, अभी पहला दूसरा पेज होगा और क्वेश्चन नंबर के आगे लिख दिया करना, सपोज करो एग्जांपल ले रहा हूं पेज नंबर 2, ताकि तुम्हें आसानी हो रिवीजन करते हुए कि इसका आंसर मैंने पेज नंबर 2 पे किया है रजिस्टर के। अब आ जाए, कॉस्ट ऑफ एसेट कंप्यूट करनी है। चले सर अब आते हैं लिस्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख या 1 मिलियन? 1 मिलियन। फिर मैंने कहा बच्चा कि सर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट है 50,000। कितना हो गया सर? 950। अब जो जो कॉस्ट ऐड होने वाली है उसको ऐड करते जाएंगे। डिलीवरी कॉस्ट कितनी है बच्चा? डिलीवरी कॉस्ट है 1 लाख। फिर आगे बढ़े, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? 125,000। फिर आगे बढ़े, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अभी कॉपी नहीं करो, कितनी है भाई? 2 लाख। फिर और आगे बढ़े,
आर्किटेक्ट्स फीस कितनी है? 15,000। और आखिरी चीज पे हम आए, हमने कहा अगली चीज क्या है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है? टोटल बताओ कितना हो गया? 16 मिलियंस में कितना हो गया? 1.64 मिलियन। बड़े बच्चे हो, अब तुम लोग सीए वाले यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं ना, एकदम हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया, एमबीए के बच्चों को पढ़ाया, वो इसमें कंफ्यूज, कोई लाख बोल रहा है कोई मिलियन, लेकिन आप सीए वाले हो, आपके लिए ये गलती करना गुनाह कबीरा है। आप सुनिए, आपको मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस सबका पता होना चाहिए। चलिए सर 2 मिनट दे रहा हूं, इसको कॉपी कर ले, फिर बढ़ेंगे आगे। मैं जब तक हैंड आउट की स्टेटस देख के आता हूं। चले मेरा बच्चा, कर लिया कॉपी? थैंक यू। किसी का कोई और सवाल यहां तक? अब बढ़े आगे। आए सर अगला सवाल। अच्छा, ये जो अगला सवाल है, देखिए मैं सिर्फ आपको आईकेप के मटेरियल तक नहीं करूंगा, जहां जहां अच्छे सवालात मिलेंगे हम वो सवालात करेंगे, समझेंगे। अगला सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अदर स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होगा? ये आईकेप के अलावा का है, सही है। A new machine is purchased by Arman Enterprises. Relevant details are as follows. List price कितनी है? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 7,20,000 हो जाएगा नेट हमारे पास, 80,000 का डिस्काउंट। इंपोर्ट ड्यूटीज कैपिटलाइज करेंगे, ये ऐड करेंगे। सर बताया तो कुछ भी नहीं है, तो लर्निंग आउटकम लिखो बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज रिटन। हर चीज का लर्निंग आउटकम लिखा हुआ होगा, ताकि आखिरी दिन लर्निंग आउटकम को पढ़ के हमारा गुजारा हो जाए, डिटेल्स में ना जाना पड़े, टाइम कम होता है। लर्निंग आउटकम लिखो बाय डिफॉल्ट। We will always assume duties and taxes are non-refundable. Duties and taxes are non-refundable. ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? ड्यूटीज और टैक्सेस क्या हैं? नॉन रिफंडेबल हैं। सर तो इंपोर्ट ड्यूटीज यहां पर क्या अज्यूम करेंगे? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये कर आपको अज्यूम कर लेना है कि नॉन रिफंडेबल है, ऐड कर दें। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन क्या ये ऐड होगी? आर्किटेक्ट फी होगी ऐड सर। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे। इनकम टैक्स एडजस्टेबल क्यों नहीं होगा? एडजस्ट हो जाएगा, सही है सर। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 7,000, ठीक है सर। फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट, ये कौन होता है? ये दरिंदा कौन है भाई? ये कौन होता है क्लियरिंग एजेंट? सर देखें, पोर्ट पे जब सामान आता है कस्टम ड्यूटीज होती हैं और डिफरेंट तरह के मसाइल होते हैं। एक आम आदमी, तो इसके लिए कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम है क्लियरिंग, हम आपको माल क्लियर करवा के देंगे। देखे ना, अब हर एक से काम करवाना तो आपके और मेरे जैसे आदमी की शायद बस की बात। सर एग्जाम्पल ने बताता हूं सर, यूं समझें, मेरा एक स्टूडेंट था किसी जमाने में जब मैंने बीकॉम पढ़ाया था, बैक इन 2010-11, आर्टिकलशिप के शुरू की बात है। तो उसने एक दफा मुझे एक बात बोली, उसने कहा कि सर मैं पहले हराम कमाता था और महीने के, लड़का था 21 साल का, तो सर मैं हराम कमाता था और मतलब मेरी हम साथ ही समझे तकलीफ, मैं यार महीने के 1.25 लाख रुपए कमाता था, लेकिन कभी बरकत नहीं होती थी कि अम्मा बीमार, कभी जो है अब्बा बीमार, सही है, कभी बहन को कुछ हो रहा है, कभी भाई को कुछ हो रहा है। उसने कहा सर फिर मुझे एक ठोकर लगी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठोकर नहीं बस सर, मैं कमाता कैसे था?
वो किसी कंपनी में था, क्लियरिंग एजेंट के पास ही था, मतलब जो कि इसका काम होता है चीजें देख ले। बोला यार, सेठ को मुझ में अंधा भरोसा था। सेठ कहता था कि तू जा और पोर्ट से माल क्लियर करवा के आ। अब बोला पोर्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं वो तो रिश्वत के बगैर काम ना करें। पर बोला यार मेरी सेटिंग बहुत अच्छी थी, बड़ा कंटेनर होता था करोड़ों का, सामने वाली पार्टी को भी कहते थे कि 3-4 लाख की रिश्वत लगेगी, सही है। सामने वाली पार्टी से हम 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते थे, एक्चुअल रिश्वत हम देते थे 3 लाख की, और 1 लाख का सेठ का खांचा होता था। मतलब सेठ रिश्वत में भी क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। हराम में तो क्या है, मेरा हिस्सा होगा। क्लाइंट को बोल रहे रिश्वत कितने की है, 4 लाख। अब रिश्वत की कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगी नहीं ना, और लाख रुपए सेठ। देखो सर, सेठ का खांचा अलग था, मेरा अलग था। सेठ क्लाइंट को बेवकूफ बना रहा है, मैं सेठ को बना रहा हूं। उसने कहा मैंने वहां पर जो बंदा बैठा हुआ था उसके साथ दोस्ती की हुई थी, वो सेठ को मैं कहता था कि मैंने 3 लाख रिश्वत दी, एक्चुअल में उसको रिश्वत देता था 2 लाख 2,10,000। तो 90,000 की रिश्वत मेरी जेब में जाती थी। फिर मैंने कहा यार तू सुधरा कैसे? उसने कहा यार एक दफा मेरा दिमाग घूम गया, बस वो करने। उसने कहा यार एक दफा मैं, यही हमारे मामला चल रहे थे कि उसको कह रहा था भाई इतने नहीं इतने दूंगा, ये वो रिश्वत में अपना खांचा बढ़ाने की बात कर रहा था, इतने में अजान हो गई। उसने कहा अजान के लिए रुक जा। मैंने कहा चलो सही है, जैसा भी, इतना मुसलमान तो है, कह रहा है अजान के लिए रुक जा। तो यहाँ तक सही था। थोड़ी देर बाद बोलता है कि यार अभी मैं जमात कराऊंगा तो मेरे पीछे नमाज पढ़। उसने कहा सर यहाँ पर मेरी हालत, बोला तेरे को अभी रिश्वत दे रहा हूँ और तेरे पीछे अभी नमाज पढ़ो भाई। इसने कहा ये काम मुझसे नहीं होगा। उसने ईगो पे ले लिया। उसने कहा बेटा अगर तूने यहाँ पे अभी मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी ना तो आज के बाद से अपनी सेटिंग खत्म। उसने कहा सर वहीं पे, मैंने कहा बाहर में जाए सेटिंग तेरी है। मतलब मैं आ गया वापस, सेठ को बोला भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, हराम वराम ये वो। उस टाइम पे ये बात दिल पे लगी। उसने कहा मतलब एक तो तू रिश्वत ले रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है जमात पढ़ाऊंगा तो मेरे पीछे खड़ा हो नमाज पढ़, सही है। उसने सर बस वो टर्निंग पॉइंट था। उसने कहा सर उस टाइम पे मेरी 1,00,000-1.25 लाख मतलब वो थे, बट बोला बरकत नहीं थी। अब्बा को ये बीमारी, अम्मा को ये बीमारी, उसके अलावा वो पार्टी भी करता था, दोस्तों कहता था देखो भाई हराम का पैसा है, मेरी तरफ से आज यहाँ पर डिनर है, जिसको आना है आओ, लेकिन पहले कह रहा हूं पैसा कौन सा है, हराम का। मतलब फिर भी आ जाते थे, सही है। लेकिन उसने कहा अब उसके बाद उसने वो जॉब छोड़ी, कहीं और लगा था 25,000 रुपए पे। बोला लेकिन यार अब सुकून ज्यादा है, अब मुझे सुकून ज्यादा है। तो सर जो क्लियरिंग एजेंट के चार्जेस होते हैं हमारे मुल्क में, तो इसके अंदर रिश्वत भी शामिल होती है, लेकिन जरूरी नहीं हर जगह हो, इनकी अपनी सर्विस फीस भी होती है। तो सर क्लियरिंग एजेंट ये होते हैं जो पोर्ट से आपका सामान क्लियर करवा के दें। आए सर, अगली चीज ऑक्ट्राई चार्जेस क्या होते हैं? सर देखिए ऑक्ट्राई चार्जेस ये होते हैं, आप छोटे मोटे चार्जेस, और खास तौर पे ये जो कराची में भी पोर्ट है, यहाँ पर माल आया, लाहौर में एक फैक्ट्री है उसमें माल इंस्टॉल होना है, तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टर जा रहा है उसकी अपनी कॉस्ट है, लेकिन जो बीच में टोल टैक्सेस हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें छोटी मोटी खर्चे वो किस में आ जाती हैं, ऑक्ट्राई चार्जेस में। लैंड प्रिपरेशन, सर ऑक्ट्राई चार्जेस ऐड होंगे, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट, यस सर। फिर कह रहे हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यस सर। एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, यस सर होगी, डिसमेंटलिंग। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन, मशीन इंस्टॉल कर रहे थे, फर्नीचर कैसे टूटा भाई, मशीन इंस्टॉल कर रहे थे, लेबर को किसी आपस में लेबर की जो है लड़ाई हुई और एक लेबर ने दूसरे लेबर को कंपनी की टेबल पे चॉक स्लैम मार दिया, सही है, टेबल टूट गई। तो हमने कहा नुकसान तो हो गया ना, लेकिन कैपिटलाइज नहीं होगा। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, लाइसेंस फी फॉर द ईयर, सर लाइसेंस फी। भाई सामने वाली कंपनी ने कहा मशीन तो हमारी है लेकिन तुम्हें लाइसेंस भी लेना पड़ेगा इसको यूज करने का, लेकिन 1 साल का लाइसेंस है, कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों सर, ये फिक्स एसेट की डेफिनेशन में ही नहीं आता, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है ही नहीं इसके, है ना, 1 साल से ज्यादा का हो तो। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कितने लोग करें कैपिटलाइज होंगे? भाई इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं मुझे बताएं। मशीन शिफ्ट कर रहे थे, वो स्विच टूट गया,
सर मशीन शिफ्ट कर रहे थे, नहीं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं भाई, मशीन चलाना शुरू किया, अभी खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, इनकम तो कुछ आ नहीं रही है, सही है, शुरू में खर्चे आ रहे हैं, इनकम नहीं आ रही, सिर्फ हम मशीन चला रहे हैं, बिजली का बिल, एक्स बिल, वाई बिल, उसके अंदर जो है तेल लग रहा है, अभी सब चीजें जो है ना, ये क्या ये कैपिटलाइज होंगे? नहीं सर। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस के बारे में भी लर्निंग आउटकम लिखें, लर्निंग आउटकम नंबर इस सवाल का जो है, पहला तो हम लिख चुके हैं ना, लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखें, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस will never be capitalized. Initial operating losses will never be capitalized. कभी भी नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए। फिर कह रहे हैं ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ सेल्स प्रोसीड 1900, 4000 की सेल्स ही ये कैपिटलाइज करेंगे। कितने लोग कह रहे हैं ट्रायल प्रोडक्शन कैपिटलाइज होगी? कितने लोग कह रहे हैं ये कॉस्ट कैपिटलाइज होगी 1900 की? नहीं होगी। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगी? कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगी, हाथ उठाएं। सर ये ऐसा जवाब है जिसके ऊपर मैं कहता हूं कि एग्जामिनर घर पे आएगा, सही है। क्यों सर? ट्रायल प्रोडक्शन हमेशा होती, क्यों होती? ट्रायल करते क्यों है हम? भाई टेस्ट करने के लिए कि कल कला को कोई मसला तो नहीं आ जाएगा इसमें। तो हमने कहा सर अगर कल कला को इसमें कोई मसला आ जाएगा तो वो मेन कमर्शियल, देखें एक होती है ट्रायल प्रोडक्शन, एक होती है कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन गुड टू गो, तो आपने गाड़ी लेनी है, क्या वालों ने, स्पोर्टेज वालों ने बोला कि आओ और हमारी गाड़ी को पहले चला कर देखो, वो ट्रायल टेस्टिंग होती है। एक दफा जब आपने खरीद ली, अब वो आपकी प्रॉपर टेस्टिंग, गाड़ी आपकी हो गई। एसिड्स में भी यही होता है। हमने कहा भाई एसिड ये नहीं कह सकते चलो भाई फौरन से प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, मेन पहले ट्रायल करते हैं। अब ट्रायल के दौरान प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम सैंपल के तौर पे बेच भी देते हैं, सही है, तो उसको हम कहते हैं ट्रायल प्रोडक्शन, ये हमेशा कैपिटलाइज होगी। लिख लें लर्निंग आउटकम नंबर 3, ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज। ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट को हमेशा क्या करेंगे? सर ये लर्निंग आउटकम्स देखें क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आखिरी दिन आप इन लर्निंग आउटकम्स को पढ़ेंगे और आप बोलेंगे यार बस अब सवाल को देखने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर सर ने लिखवा दिया था, मेन बातें यही है। तो हमने कहा ट्रायल प्रोडक्शन तो कैपिटलाइज होगी। एक बच्चे का सवाल है ऑनलाइन में तमसीला का, सर अगर टेस्ट रन पे जो प्रोडक्ट बन जाता है इसको हम फ्री में बेच देते हैं तो उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे अपनी बुक्स में? जी बेटा बिल्कुल करेंगे। अब देखें यहाँ पे हुआ तो यही तो है, प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, उसकी कॉस्ट इनको आई 4000, कितनी आई? और उसको इन्होंने बेचा कितने में? 2100 में, तो 1900 की इनको नेट कॉस्ट आई। एडमिन कॉस्ट फिर आगे इसको करेंगे? नहीं सर, एडमिन कॉस्ट हम ऐड नहीं करेंगे, माइनस तो तब करते हैं जब वो कॉस्ट में ऑलरेडी शामिल हो। इसने तो अभी कॉस्ट निकाली नहीं है, इसने कहा है भाई तू निकाल दे एसिड की कॉस्ट। चलें सर अब आते हैं और इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वही पेज का रेफरेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर जो भी आपके रजिस्टर का हो। आए सर अब इधर देख लें, कॉस्ट ऑफ एसेट। आप लोग सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि हम सवाल जल्दी से कर लें। लिस्ट प्राइस कितनी है भाई? 8 लाख लेस क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, 80,000। अब सुनना, कुछ मेरे दोस्त होंगे जिनको काम चोरी की आदत होगी, है ना सर, लेजी होंगे। कितने लोगों को लगता है कि वो लेजी हैं? हाथ उठाएं। माशाल्लाह मुझे भी लगता है, कोई मसला नहीं,
सर ना बिल गेट्स ने कि मैं मुश्किल काम करने के लिए लेजी बंदे को ढूंढूंगा कि वो आसान तरीका निकाल देगा। तो कुछ मेरे दोस्त हैं वो आसान तरीका निकालेंगे, वो बोलेंगे सर डायरेक्ट 7-20 लिखता हूँ ना, ये क्या जरूरत है ना। नहीं, पेपर में बेटा इनके मार्क्स होते हैं। सही है सर, पेपर में इतना डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है बाबा, नहीं है। आए, हमने कहा इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी है बताओ? 2000। अच्छा फिर बताओ अगली चीज, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 1000। अगली चीज, आर्किटेक्ट भैया 1000। कितना? 1000। फिर क्या आ गई भैया? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने हैं? 6300। और आगे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितना? 7000 है ना। और आगे फी क्लियरिंग एजेंट कितनी है? 9000। फिर ऑक्ट्राइज कितनी है? 4000। फिर हमने कहा अगली चीज, लैंड प्रिपरेशन, जमीन की चाह कॉस्ट कितनी है? 8300। और आगे इंस्टॉलेशन कितनी? 7800। डिसमेंटलिंग डीएम कॉस्ट ऑफ से हम इसको कहेंगे 5000। 5000। फर्नीचर ग्रुप को लूंगा? नो सर, क्यों लूंगा? कल अभी आपने क्लास के शुरू में रूल क्या बताया था? ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी इग्नोरेंस और इंश्योरेंस फॉर द ईयर भी नहीं आएगी, लाइसेंस भी नहीं आएगी, इनिशियल भी नहीं आएगी। क्या आएगी? ट्रायल प्रोडक्शन 1900। कितना हो गया मेरा बच्चा? 900। चले सर, तो हमने कहा ये हो गई हमारी कॉस्ट। और दूसरा सवाल, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। बेटा मशीन जब शुरू में चलती है ना तो कमाती कुछ नहीं है, खर्चा ज्यादा करती है, उसको कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। एग्जाम्पल देता हूं, केएनएस में मैंने अपना जो सफर शुरू किया ना कि अच्छा केएनएस के टीचर्स की एक खास बात है कि केएनएस के टीचर्स ने जो है ना, देखो मार्केट में जो है ना दो तरह से टीचर्स का माशाल्लाह नाम बना है। एक वो है कि वो कहीं और पढ़ा रहे थे, फिर वहां से अलग हुए, बच्चा उनके पास गया। दूसरा था कि आपने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। केएनएस में सारे टीचर्स का तकरीबन यही है कि उन्होंने बेसिक से शुरू किया। तो मुझे याद है जब मेरा पहला बैच था तो सिर्फ 4 बच्चे थे FR2 में, सिर्फ 4 बच्चे। तो वो जो बैच था ना उसमें केएनएस ने लॉस कमाया था। केएनएस ने मुझे दिए थे 65,000, जबकि केएनएस के पास मेरे ख्याल में कुल मिला के फीस आई होगी 60,000। तो 5,000 का केएनएस ने क्या किया था? नेट लॉस। ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। सही है, शुरू में आपको लॉस आता है एसेट में। आए सर, बेटा मैं हैंड आउट पूरा के पूरा भी ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ, आप टेंशन ना लें। आज की क्लास के बाद बिल्कुल हैंड आउट आ जाएगा ग्रुप में। ग्रुप में भी तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं ना सर। कितने लोगों जो अभी तक केएनएस वाले ग्रुप में ऐड नहीं है? भाई लिंक ले लो अभी जाके निमरा से और ऐड हो जाओ। निमरा ऊपर एक खातून है, सही है, बड़ी मेहनत करती हैं, तो आप वो हैं, आप उनसे जाके निमरा से लिंक ले सकते हैं। ऑनलाइन जो हमारा जितना भी है ना पोर्टल वो देख रहे हैं। सर एक और सवाल है,
कि सर क्या फिजिकल वालों को रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि देखो फिजिकल आओ। देखो फिजिकल जो आ सकते हैं, जो ऑनलाइन वाले उनका एक अपना है। क्यों सर? सर फिजिकल वाले जो है ना, उनको हम क्लास में घूम फिर करके, अब जब कुछ क्विज के सवाल होंगे, मैं देख सकता हूं, मैं आपके परफॉर्मेंस को जज कर सकता हूं, मुझे पता, मैं आपको बता सकता हूं कि तेरे साथ ये मसला चल रहा है, सही है, कि आप इसके ऊपर मेहनत करो। ऑनलाइन वाले फिर हमें बताएंगे कि सर क्विज में कितना टाइम लगा। तो अगर फिजिकल कराची वाले वो बिल्कुल आ सकते हैं, जो फिजिकल हैं कराची वाले। जो लाहौर वाले हैं, जो कहीं और वाले, जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन में है, वो टच में ज्यादा रहे, सही है। तो सर कितने लोग इस वक्त जो है आउट ऑफ कराची वाले हैं बच्चों? चैट में बता दें हमें। चले, तो जो आउट ऑफ वाले बच्चे हैं, बच्चे आप लोग जरा ज्यादा उसमें नहीं करेंगे कि आप अपनी गलतियां को, अगर आप फिजिकल नहीं हैं और जो ऑनलाइन वैसे भी है ना सर, वो इंशाल्लाह उनको भी साथ साथ ही तवज्जो मिलेगी। आप लोगों को बस चैट में लिखना होगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि क्विज में आपको टाइम बाउंड करके करवाऊंगा। जो सवाल खुद करने दूंगा वो भी टाइम, क्योंकि सर सीए में एक बहुत बड़ा बच्चा है हमारा जिसका पेपर पूरा नहीं होता है ना सर। कितने लोगों का अभी लॉ का पेपर कितने लोगों ने दिया है? कितने लोगों ने पूरा किया है? कितने लोगों ने आईए का पेपर दिया है? कितने लोगों ने पूरा किया है? सही है सर, नहीं कुछ बच्चों का पूरा नहीं हुआ। कितने लोगों ने आईए का पेपर सीरियसली दिया है? आए सर, एक सवाल आया है कि साइट प्रिपरेशन में और लैंड प्रिपरेशन में क्या फर्क है, बताता हूं। देखें सर, लैंड प्रिपरेशन तो जमीन के अंदर आपको स्मूथ करना है या खड्डा वड्डा करना है। साइट प्रिपरेशन ये होती है कि कभी कभार उस जगह तक आपको पाइप शेप लेकर कुछ आने, सही है, जहां पर प्लांट लगेगा, सही है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? साइट प्रिपरेशन कॉस्ट में। चले सर, अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये इसके ऊपर लिखे आपका होमवर्क है और इसको हम करेंगे कल जरूर, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग लड़ाने वाला सवाल है। मैं चाहूंगा आप पहले घर पे थोड़ा सा इस पे टाइम देंगे। कल की क्लास शुरू हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आज की क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? होमवर्क भी हम क्लास में करेंगे, सही है सर। कुछ होमवर्क होंगे जो कि मैं कहूंगा कि क्लास में नहीं करेंगे, उनके आपको आंसर दूंगा, और बाकी होमवर्क हम करेंगे। ये होमवर्क हम कल आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और सर ये सवाल है ऑटम 2002 का। तुम लोग तब थे इस दुनिया में? सितंबर 2002 में कितने लोग इस दुनिया में नहीं थे? कोई है ऐसा? सब माशाल्लाह थे। चले, कितने लोग एक साल से छोटे थे सितंबर 2002 तक में? तो चलें सर, तो अब आप लोग जब थे तब सीए में ये सवाल आता था। आए, ये सवाल सर इतना पुराना क्यों उठाए? क्योंकि जो अच्छे सवाल बहुत पुराने भी ना वो भी करेंगे, जितना पॉसिबिलिटी हुई इंशाल्लाह गहराई में जाएंगे। इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले कह रहा है पार्ट ए। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सर्वर टू निप्पॉन लिमिटेड। अच्छा आप सुनिएगा, ये सवाल मैं चाहूंगा 5 नंबर का सवाल है, आप लोगों के पास इसको करने के लिए 5 मिनट है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, जो सवाल मैं पहले खुद आप लोगों को करने के लिए दूंगा, फिर हम क्लास में कराएंगे ना, उसको आप एक तरह से सॉर्ट ऑफ छोटा सा क्विज समझे। लेकिन मैं सवाल पढ़ूंगा भी नहीं, मैं सवाल भी आपको पढ़ने के लिए दूंगा। क्यों सर? ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए करूंगा ताकि आपकी आदत हो, आप सवाल में गलतियां करें, फिर मैं बताऊंगा तुमने ये चीज सही नहीं पढ़ी, ये गलती। तो सर 5 मिनट है, सवाल अच्छा है। ऑटम 2002 का, सितंबर 2002 का, निप्पॉन लिमिटेड। शुरू हो जाए, पार्ट ए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए।
बेटा ऑक्ट्राई होते हैं उमर खालिद के छोटे मोटे टूल टैक्सेस। आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, बीच में टूल टैक्सेस आ गए, ड्राइवर ने कहा कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना कर लिया, ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, वो होते हैं। गलती से नहीं डरना है सर ना, पहले बस 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं, आपसे सवाल पढ़ने के साथ 5 मिनट में हो जाना चाहिए। ऑनलाइन वालों को सुन के ज्यादातर आंसर मुझे लग रहा है कि सर इस वक्त चल रहे हैं, वो है पहला आंसर 101,230 और 106 वोल्ट। आए सर आप सवाल पढ़ते और करते देखते हैं कि दोस्त ने सही किया है, गलती से नहीं करना। तो 1,10,000 वाले हो सकता है ये दोनों सही ना हो, सही है। उम्मत कभी कभी इज्तिमाई तौर पे भी गुमराही का शिकार होती है। आए निपॉन लिमिटेड took delivery of land server on the 1st day of July 2008. List price of the equipment was 150,000, but Nippon Limited was able to negotiate a price of rupees 1 lakh with the supplier. However, the supplier charged an additional rupees 3,400 to install and test the equipment. Supplier offered a 5% discount if Nippon Limited paid for the equipment and additional installation cost within 7 days. अब यहाँ तक के बाद सवाल है, Nippon Limited was able to take advantage of this additional। अब मेरा सवाल है, गौर से सुनना सर। 1.5 लाख की थी, लेकिन हम कितने में लेकर जाएंगे? 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, जब 5% डिस्काउंट मिल रहा है, इसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। देखिए दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश। सर ये 5% डिस्काउंट हो रहा है, इसको माइनस करेंगे? कितने लोग करेंगे? माइनस होगा। हाथ उठाए। 5% माइनस। कितने लोग कह रहे नहीं होगा? फिर से बताएं, कितने लोग बोले करना था डिस्काउंट माइनस? नहीं करना था। ये इनकम कहलाती है, डिस्काउंट इनकम। अभी सीधी बना के समझाऊंगा। आ जाए इंस्टॉलेशन of special electrical wiring for the server। भाई ये देखो पुराने जमाने की बात है, 2002 के समय में कंप्यूटर नया था, है ना सर, स्मार्टफोन का मौजूद ही नहीं था। तो ये सर्वर और इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मुझे बताओ क्या ये 1100 की कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे? यस सर। आफ्टर इनिशियल बोले एक दफा हमने टेस्टिंग भी कर ली, कुछ मॉडिफिकेशंस आ गई, सर्टेन मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग रुपीस 1900 प्रूव्ड नेसेसरी, ये कैपिटलाइज करेंगे। कितने लोग करेंगे? करेंगे। ऑनलाइन वाला आप रेज करके बताएं, मैं देखें ऑनलाइन को छोड़ दूं, साथ साथ लेकर चलता हूं। बस इससे कितने लोग करेंगे फिजिकल? कितने लोग नहीं करेंगे? कितने लोग हैं? कुछ लोग के दिल में जज्बात पे नहीं करेंगे, हाथ में उठा पड़े, डर गया हमारे हाथ है सर। करेंगे, क्यों करेंगे भाई? टेस्टिंग करते हैं क्यों? इसीलिए तो करते हैं, कोई मसला हो तो पता चले। टेस्टिंग की मसला सामने आए और उसको सही कर देंगे तो करंट की कॉस्ट तो होगी। फिर MIS staff was sent on special training। Equipment was insured against fire and theft at a premium of holy capitalized। सिर्फ एक तरह की इंश्योरेंस कैपिटलाइज होती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। मेंटेनेंस एग्रीमेंट was entered into with a company with a promise to provide। नहीं सर, तो आप कौन सी पार्टी जीत रही है? 1,06,000 आए सर, जल्दी से वोट पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट प्राइस कितनी थी? 1.5 लाख। कितनी थी? 1.5 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया सर? ट्रेड
डिस्काउंट कितना आया? टोटल प्राइस कितनी हो गई? अब सुनना नौजवानों, सुनना, एक एंट्री में आपको बना करके बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा भी इशू हो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। सर क्या एंट्री है बताएं ना प्लीज। देखें सर, ये एसेट मैंने लिया था उधार पे, है ना, उसने कहा था जल्दी पेमेंट करोगे तो 5% डिस्काउंट। तो सर मुझे उसको पे कितने करने थे? 1 लाख मानते हो? हाँ। इसकी एंट्री क्या बनाई होगी? पीपी डेबिट एसेट या पीपी, बात एक ही है, सही है ना। अब से हम फिक्स एसेट को क्या कहेंगे? पीपी। क्या कहेंगे? ओके रुके, अभी मैं उसकी कर ही नहीं रहा ना। पीपी डेबिट और समझाने के लिए इंस्टॉलेशन तो हमने कहा अलग लेके चलेंगे 1 लाख। आपने इनिशियल एंट्री ये बनाई कि भैया मुझे तुझे पे कितने करने? 1 लाख, है ना सर। आप जब पे करने गए तो उसने ऑफर रखी हुई थी जल्दी पेमेंट करोगे कितने % ऑफ। तो अब आप गए, आपकी लाइबिलिटी थी, आपने कहा पेबल में करूंगा क्या? डेबिट। लाइबिलिटी आप डिक्रीज हो रही है, डेबिट करोगे क्या? पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई? यस सर। सूदी इदारे से बैंक से कितने पैसे गए? हमने कहा सर बैंक से गए 95,000। बाकी अमाउंट कहां से गया? हमने कहा सर डिस्काउंट इनकम आ जाएगी। बाकी अमाउंट डिस्काउंट कितने से? 5,000। समझे सर। तो क्या कहीं भी पीपी को तो हमने लाख से डेबिट किया, इस एंट्री ने कहीं भी एसेट की कॉस्ट को हिलाया? क्योंकि सर अब सुनने, लॉजिक सुनना, क्यों नहीं? पर हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट तो आपको एसेट को निगोशिएट करा दिए, पैसे ही कम देने, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है ना, इसका ताल्लुक एसेट से नहीं होता। बड़े गौर से सुनना, इसकी लॉजिक बता रहा हूं। इसका ताल्लुक एसेट से नहीं होता, इसका ताल्लुक आपकी पेमेंट कैपेसिटी से होता है। इसका ताल्लुक किससे होता है? भाई आपके पास पैसे हैं तो आप जल्दी दे देंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं है तो आप जल्दी, तो भाई एसेट के अंदर तो वो कॉस्ट ऐड करो ना जिसका ताल्लुक एसेट से हो। जिसका ताल्लुक है पेमेंट कैपेसिटी से, उसको क्यों एसेट के अंदर छेड़छाड़ करोगे? इसीलिए हम कैश डिस्काउंट को कैपिटलाइज, बल्कि कैश डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट को इंपैक्ट ही नहीं करता। कैश डिस्काउंट इनकम के तौर पे आता है। सही है सर। तो अपने पास लर्निंग आउटकम लिखो बेटा। सवाल लेता हूं, एक मिनट। लर्निंग आउटकम लिखो इस सवाल का। कैश डिस्काउंट will not reduce asset cost। कैश डिस्काउंट एसेट कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगा। जी हमारे दोस्त का एक सवाल आ रहा है। सर जब मुझे 5,000 रुपए का कैश का डिस्काउंट मिला, मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे को मशीन 50,000 रुपए। कहने को तो यही कहेगा, लेकिन अकाउंटिंग कहती है ये नहीं कहो। हम आम जबान में मशीन मुझे 95 की पड़ी, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि मशीन के ऊपर ये डिस्काउंट नहीं था बेस्ड। ये डिस्काउंट जो बेस्ड था वो था तुम्हारी पेमेंट कैपेसिटी से। तो हम आम टर्म में तो एक वर्ड कहेंगे कि मुझे मशीन पड़ी कितने की? 95,000 की। वो बात सही है, लेकिन अकाउंटिंग कहती है मशीन को लाख पे रिकॉर्ड करो और 5,000 को अपनी इनकम, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट तुम्हें अपनी पेमेंट कैपेसिटी की वजह से मिला है, मशीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कह रहे हैं कि हमें 5% डिस्काउंट इंस्टॉलेशन के साथ मिलाकर मिला, तो 1,03,000 5% चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे डिस्काउंट गिवन एडिशनल और इंस्टॉलेशन कॉस्ट दोनों पर है, तो 1,03,400 नहीं, हमने कहा हम अज्यूम करेंगे कि 5% का डिस्काउंट जो है ना, हाँ सही कह रहे हैं, विदिन 7 डेज है। सर हमारे एक दोस्त ने ये तो हमने समझाने के लिए की एंट्री, सही है, लेकिन डिस्काउंट इनकम जाएगी। जो तू कह रहा है वो सही है। सर आ जाए, हम ये एंट्री सिर्फ मेरा आपको बताने का मेरा बच्चा मकसद ये था कि ये जो डिस्काउंट होता है ना, कैश डिस्काउंट, ये एसेट की कॉस्ट को इंपैक्ट नहीं करता। आए सर एडिशनल कॉस्ट पे आता हूं। एडिशनल कॉस्ट कितनी थी? 3400। ये किसकी थी एडिशनल कॉस्ट? इंस्टॉलेशन ना? यस सर। इंस्टॉलेशन 3400। आगे बढ़ते हैं सर। अगली चीज इलेक्ट्रिक वायरिंग कितनी है? इलेक्ट्रिक वायरिंग कितनी है? 1100 सर। इसके बाद मुझे बताएं अगली चीज।
मॉडिफिकेशंस। सर मैं टेस्टिंग क्यों करता हूं? ताकि मुझे पता चले जाए कि एसिड के साथ क्या मसला है। अब जब पता चल गया तो उस मसले को हल करो। कितनी थी? 1900। कोई और चीज आएगी? नहीं सर। टोटल कितना हुआ? कितने लोगों ने सही फिगर निकाली थी? सर गलती से नहीं डरना, गलती हो भी ना तो नोट कर लो। अच्छा मैं आपको 2 कॉपी भी कर दे जाओ जिसको करना है। वाकया मैं कोशिश करता हूँ साथ में। सर मैंने गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट वाले बच्चों की कॉपीज भी चेक की हुई है, मतलब क्विज वगैरह के दौरान मिड टर्म में। अच्छा मेरिट वाला बच्चा एक एक्स्ट्रा काम करता है। अच्छा कितने लोगों को लगता है, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कितने लोगों को लगता है कि उनका मेरिट या गोल्ड मेडल आ सकता है? चलिए सर खैर बाकी लोगों को गलत फहमी नहीं है, ये सही है। अच्छा सर तो मैं आपको बताऊं तो मेरिट और गोल्ड मेडल वाले ने एक बच्चे ने कॉपी चेक की, वो मुझे एक बच्चे में जो डिफरेंस नजर आया 3 में से 2 में। लेकिन वो ये काम तब करना पेपर में जब तुम्हारे पास टाइम हो। हमने तो कॉस्ट निकाली, उसने कॉस्ट ही पूछी थी। वो बच्चे जो है ना, जो आइटम हमने ऐड नहीं की ना कॉस्ट में, वो उसकी भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये मैं इंश्योरेंस इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि 1 साल की है। सही है, ट्रेनिंग कॉस्ट को तो कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर मांगता नहीं है वो, उसकी भी जस्टिफिकेशन। लेकिन ये बच्चे मेरिट वाले इसके बावजूद भी ये पेपर पूरा करते हैं। पता चला मैंने कहा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट थी, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं और पेपर 60 नंबर का होगा। तो सर ये नहीं करना। 60 अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग की स्पीड इतनी अच्छी है तो आप जस्टिफिकेशन दें, मेरिट की ट्राई करें। नहीं तो देखिए मुझे जिंदगी में ना एक नंबर दफा खुशफहमी हुई थी कि मेरा मेरिट आ सकता है, वो था लॉ का पेपर। सही है, मतलब 96 नंबर का पेपर तो मैंने बहुत ही अच्छा किया। 4 नंबर का पेपर था सिर्फ जो मुझे पे नहीं आता था। मैंने कहा यार वो भी एजेंसी था, याद ही नहीं हो रहा था, वो पता नहीं कैसे लिख लिया। अच्छा फिर एक और भी टिप है जो हमें एक टीचर ने बताई थी, और जो है उन्होंने ये बताई कि बेटा कभी भी थ्योरी में जो है ना कोई चीज नहीं आती है ना, फेंकना आईकेप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक चीज का ख्याल रखना, क्या मतलब फेंकना ना तो दबे अल्फाज में फेंकना। मतलब जितना तुम मतलब जो है अपने आप को एक्सप्लेन करते जाओगे उतना फंसते जाओगे। उन्होंने कहा बेशक 10 नंबर की चीज को 4 लाइनों में फेंक दे, बोला कि उसको कम से कम उसको भी कंफ्यूज रख, पता नहीं इसको आता है नहीं आता कुछ ना पढ़ लो। अगर तूने और मैंने सिर्फ मैंने हमेशा थ्योरी में फिर यही किया, जो चीज नहीं आती थी ना दबे अल्फाज में एंड में फेंक दी, और इससे फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थ्योरी के पेपर जो सिर्फ प्योर थ्योरी थे, बीएम लॉ टाइप का, उसमें मुझे टेंशन भी निकल गए। खैर तो सर मुझे मेरा मेरिट आएगा, 96 नंबर का पेपर हुआ। मैंने कहा बस इसमें तो इंशाल्लाह मेरिट से पास हुआ। उस टाइम पे मुझे यकीन हो गया कि मैं मेरिट वाली कैटेगरी नहीं हूं। अच्छा हमारे टाइम पे ना एक अटेम्प्ट में आके पागल हो गया, उसने ग्रेड पास होने वाले पेपर्स में ग्रेड निकालना शुरू कर दिए। हमारी उस टाइम पे थी मॉड्यूल डी की अटेम्प्ट, 4 पेपर होते थे, कंपनी लॉ और आईटी, ऑडिट और कॉस्टिंग। मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब में 4 में से 3 में मेरा सी ग्रेड आया। सी का मतलब है कि तू पास हुआ है 50 या 60 के दरमियान। एक पे आ गया मेरा बी ग्रेड, वो था कंपनी लॉ का पेपर। पता नहीं उसमें कैसे आ गया, तो बस वो एक अटेम्प्ट आईकेप ने तजुर्बा किया कि आईकेप ने ग्रेड्स देना शुरू कर दी, कि जिससे बच्चे को, और मैं सच बता दूं 20 से ऊपर तो किसी का कोई ग्रेड ही नहीं आया, क्योंकि आईकेप का भी क्राइटेरिया है। पिछले अटेम्प्ट में मेरे जिस बच्चे का FR2 में गोल्ड मेडल आया है उसके 81 नंबर है। सर आपको कैसे पता चला? आईकेप एग्जामिनर कमेंट्स देता है जो कि हम पढ़ेंगे क्लास में। उसमें उसने लिखा था कि हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 81। सही है, तो 81 पे FR2 में गोल्ड मेडल आ रहा है, और आईकेप का क्राइटेरिया है गोल्ड मेडल और मेरिट के लिए बच्चे को कम से कम 70 नंबर लेने। अब किसी अटेम्प्ट में किसी एक भी बच्चे ने 70 नंबर या उससे कम लिए ना, तो 70 से कम नंबर लिए ना, सब बच्चों ने 70 से कम लिए, तो किसी का भी मेरिट नहीं आएगा। अगर आपको मेरिट का मतलब होता है गोल्ड मेडल टॉप किया आपके उस पेपर में, लेकिन आईकेप ने कंडीशन क्या लगाई है? 2 कंडीशंस लगाई है। पहली कंडीशन कि तुमने जो टॉप किया है उस टॉप के बावजूद तुम्हारे नंबर 70 से ज्यादा होने चाहिए या 70 होने चाहिए। तुमने टॉप कर लिया, 68 नंबर है, तेरा कोई मेरिट नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन, उस अटेम्प्ट में तुमने जितने भी पेपर दिए हैं सब पास हो।
सही है। एक दफा ऐसा एक सीन लेकिन आइकअप से बंद हो गया है, ये मैं बताऊंगा नहीं क्या बंद हुआ है। एक बच्चे का AFC में मेरिट है और उसका आई थिंक इंग्लिश में मेरिट था और क्यूटी फेल था। सही है। तो ये था, वरना सर ये मेरिट की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि सर मेरिट के लिए टॉप और कोई पेपर फेल। आए सर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट नौजवानों, पार्ट बी। अच्छा ये याद रखना, ये सवाल कब का है? 2002 का सवाल है, तो इसमें इस किस्म की चीजें होंगी। अब सर मुझे बताएं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, हमने कहा एक्सपेंडिचर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है बेनिफिट अप टू 1 ईयर, बेनिफिट अप टू 1 ईयर, वो खर्चे जिनका बेनिफिट। एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंसेस नहीं, इसके अंदर एसेट्स भी हो सकते हैं। आपकी जेब से पैसा जा रहा है, अब पैसा जा रहा है तो या तो वो रेवेन्यू के लिए जाएगा या तो कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जो 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। तो सर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। फोर बी पढ़ रहा हूं मैं हैंड आउट का। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं स्क्रीन शेयरिंग पे लगा देता हूं। सवाल नंबर 4B, क्लासिफाई ईच ऑफ द अबव एज कैपिटल और रेवेन्यू। 5 नंबर का सवाल है। यकीन मानो पुरानी अटेम्प्ट के सवालों के मार्क्स पे नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा पुराने सीए से ईमान उठेगा। सही है, तुम्हें लगेगा कि ये सही पढ़ के पास, तो सिर्फ हम पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय निप्पॉन लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2002। अब कह रहा है कि आपने क्लासिफाई करना है इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा। जिसको हम कह रहे हैं ना रेवेन्यू, इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंस होगा। जिसको कैपिटल कह रहे हैं वो एसेट होगा। सही है। रेवेन्यू का मतलब है कि उसको आप एक्सपेंस करेंगे, पीएनएल में डालेंगे, जिस प्रॉफिट एंड लॉस में। जिसको आप कैपिटल कह रहे हैं उसको आप एसेट बनाएंगे प्रॉपर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज लैंड सर्वर। सर सुनिएगा, इसका मतलब क्या है? भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, मुझे भाई लैंड सर्वर लेना था, 2002 की बात है, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि आपको कहा कि मैंने कहा आप मुझे जो है ना लोन दे दें और मैं उसके ऊपर आपको सूद भी दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। आप मुझे 10,000 का लोन दें, मैं आपको 1,000 रुपए सूद भी दूंगा। तो ये 1,000 रुपए सूद की बात कर रहे हैं। क्या ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए? नहीं सर, वही बात कि ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका एसेट की प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक, उसके कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास पेमेंट कैपेसिटी नहीं थी तो इसलिए किया। तो पहला वाला क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर यूज विद द सर्वर। यस सर, कैपिटल है ये। तो हमने सॉफ्टवेयर सर्वर तो ज्यादा टाइम चलता है ना, 1 साल से ज्यादा। ये कैपिटल है, रेवेन्यू कैपिटल लिखते जाएं। कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजिंग द सॉफ्टवेयर। सर कस्टमाइजिंग का मतलब क्या है? अपने हिसाब से चेंज करना। आपने कहा मैं बड़े बाप का बेटा, मैं फेसबुक ऑन करता हूँ ऐसे ही ऑन हो जाता है। मैं चाहता हूँ फेसबुक ऑन हो तो पहले मार्क ज़करबर्ग आके बोले वेलकम। आपने ये कस्टमाइजेशन करवा ली। सही है, तो ये होती है कस्टमाइजेशन। भाई सॉफ्टवेयर मौजूद था, हमने कहा हमारे हिसाब से कस्टमाइजेशन करो। हम चाहते हैं कि इसके अंदर डेबिट क्रेडिट का कॉलम जो है, पहले क्रेडिट है फिर बाद में डेबिट है। सही है। आप पहले यूजुअली पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है। आपने कहा पहले मैं चाहूंगा क्रेडिट है फिर डेबिट है।
आपने ये करवा ली कस्टमाइजेशन, तो फ्री में नहीं होती, उसके भी पैसे लगते हैं, ये भी कैपिटल है। आए अगली चीज क्या है नौजवानों, कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड बाय प्रिंटर, रेवेन्यू है। फिर कह रहा है वेजेस ऑफ सर्वर ऑपरेटर्स, रेवेन्यू है। यस सर, सर्वर ऑपरेटर, भाई सर्वर को चलाने के लिए लोग रखे हैं, महीने की सैलरी दे रहे हैं। फिर आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कार्ट्रिज यूज बाय प्रिंटर, रेवेन्यू। अगली चीज कैपिटल, कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा रैम। अब सर आ जाए एक्स्ट्रा रैम की बात आई तो मुझे एक चीज याद आई, जिसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? IAS 16 ने एक बात कही, उसने कहा भैया एक चीज होती है जो होती है सब्सिक्वेंट, फिर ये क्या चीज होती है बताता हूं भाई। ऐसे तो एक दफा ले लिया तो क्या बाद में खर्चे नहीं आ सकते? आ सकते हैं सर। हमने कहा वो जो बाद के खर्चे उनको एसिड की कॉस्ट में ऐड करें या ना करें, तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने एक रूल बना दिया। स्टैंडर्ड ने कहा कि बाद के जो खर्चे हैं अगर वो इन तीन में से एक क्राइटेरिया मीट कर ले, अगर वो इन तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट कर ले तो ऐड कर दो, वरना हमने कहा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एडेड इफ increases what? Life efficiency और जल्दी बताएं सही कह रहे हैं, कैपेसिटी, लाइफ एफिशिएंसी और। अब सुनिएगा सर, प्लांट एंड मशीनरी में जो चीज एफिशिएंसी होती है उसको हम बिल्डिंग वगैरह में कैपेसिटी कहते हैं। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर मेरे पास एक बिल्डिंग थी, 3 फ्लोर थे, मैंने कहा भाई 4था फ्लोर बनाना है, किराए पे देना है, तो मैंने बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ा दी। अब उस खर्चा लगा होगा ना 4था फ्लोर बनाने में, मेरी कैपेसिटी बढ़ाई बिल्डिंग की, आईएएस कहते हैं उस खर्चे को ऐड कर लो क्योंकि इसने कैपेसिटी बढ़ा दी। इनमें से इफ इंक्रीजेस आइदर, इनमें से किसी भी एक को भी कर दे। दूसरा एफिशिएंसी की एग्जांपल दे, जैसे अभी इसने एग्जांपल दी भाई, रैम लगाने से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एफिशिएंसी को हम कैपेसिटी ही कह सकते हैं। मैंने भाई रैम लगाया कंप्यूटर में, कंप्यूटर भागने लगा है ना सर, कंप्यूटर क्या करने लगा? भागने लगा। क्या बढ़ गई? एफिशिएंसी। क्या हो गई सर? ये एफिशिएंसी। यूनिलीवर ने अपने मशीन के अंदर एक प्रोडक्ट पार्ट चेंज किया, नया पार्ट लगाया, उस पार्ट की वजह से पहले 1 घंटे में 60 नूडल्स के पैकेट निकल जाते, 80 निकल जाते, तो ये एफिशिएंसी बढ़ गई। सही है। एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट। सही है। फिर हमने कहा लाइफ, आपने गाड़ी के अंदर इंजन ही चेंज कर दिया, गाड़ी की लाइफ बढ़ गई, तो हमने कहा वो भी कैपिटल लाइफ है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सर अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी बढ़ा दें, सही है, चाहो तो ये कॉपी कर लो, एडिटिव इंक्रीजेस आइदर लाइफ एफिशिएंसी या कैपेसिटी, तो हम इसको क्या करेंगे? एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, वरना तो सर नॉर्मल जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है ना, वो इसीलिए एक्सपेंस आउट होती है। हम कहते हैं भाई इससे ना लाइफ बढ़ रही है ना कैपेसिटी, ना बस हमको ये नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी है एसिड की, इसको बरकरार रखा जाए, है ना सर। गाड़ी की मैं ट्यूनिंग क्यों करवाता हूँ? आप क्यों करवाते हैं गाड़ी बाइक की ट्यूनिंग? ताकि यार नॉर्मल जो है उसकी परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे। एफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब है परफॉर्मेंस क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। कितने लोगों ने आइए में ये तो पढ़ा हुआ था, है ना, ये तो पढ़ा हुआ होगा नहीं? इसको पढ़ा या क्या करें? डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्ट, या तुमने अगर ये नहीं पढ़ा तुम तुम लोगों ने आइए को जब है ना सीरियस ही नहीं ले। कितने लोगों ने जुलाई में आइए पढ़ना छोड़ दिया? जैसे एक नोटिफिकेशन है आपने तो बाहर में जाए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, स्मार्ट स्टडी का लगा था कि आप छोड़ दें। अच्छा इनिशियली हमें भी लगा कि नहीं कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन जब आईक्यू से मीटिंग हुई तो आईक्यू ने लगा भाई ये बस जो करना था कर दिया। हमने कहा आपने बच्चे के साथ ज्यादती की है,
उसके इंस्टीट्यूट की आईए की फीस चली गई। मतलब मैंने कहा अब मेरा इंस्टीट्यूट तो वापस भी नहीं देंगे भाई। इंस्टीट्यूट बोलेगा मैंने तुम्हें 4 महीने पढ़ा दिया ना, तो मैंने कहा कि यार आप इसको कुछ करें। आई कितना सा देखो 4 महीने में बच्चे ने सीख तो लिया, कुछ ना कुछ तो सीख लिया है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो सीख लिया, तो आप वो क्या करें, उस सीखने की भी तो कोई कॉस्ट है। फिर आईके एक और बात कहता है, आईके मैं बताऊं, ये आईके को कहता है भाई सर ये जो ना मतलब ये तो आईके के एक पेन पॉइंट है कराची में, खास तौर पे कराची के टीचर्स को कहते हैं कि यार आप लोग जो है ना, अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो फीस की चीज से चल रही है, बोला यार कि आप लोग वो कहते हैं ए लेवल को देखो, तो यही बचा सब ए लेवल से होता है, तो एक एक जो है सब्जेक्ट की फीस को 5,000 रुपए 4,000 रुपए चाहिए हो रही होगी, और तुम लोग 6 महीने में पढ़ा रहे हो, तो उसकी फीसें तो आईके तो चाहता है कि फीसेस बढ़ाएं। लाहौर में एक इदारा है जो कि फीसेस बहुत महंगी होता है, दूसरा तो खैर आजकल ज्यादा बदनाम हो गया सर, एक लाहौर में इदारा है, नाम नहीं लूंगा, नहीं वो नहीं है जो आजकल बदनाम है, उससे भी ये कवानीस की तरह पुराना इदारा है। वहां पर एक टीचर किया है लाहौर के आए, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया सर ये कैसे इतनी महंगी फीस ले सकते हैं। सही है, उसका जो नाम है ना वो फीस आता है। सही है, मैंने कहा सर ये कैसे फीस, मतलब उन्होंने क्या बोला, तो सर इनके पास जाता है ना सारा ए लेवल वाला बच्चा जाता है, उसके लिए फीस वैसे ही कोई इशू नहीं होती, उनकी मोनोपोली भी है वहां पे, सारा अमीर नहीं सारा अमीर बच्चा ए लेवल वाला। तो बोला सर जिस पेपर की नॉर्मल लोग लाहौर में फीस 20,000 22,000 लेते हैं ना, उसकी 32,000 चार्ज करते हैं, और बच्चा देता भी है। तो सर खैर हम कहां चल गए, आए रैंक की कॉस्ट कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ सीरीज यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एडिंग अ मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड टू द लैंड सर्वर। अगर तो उसको कितने लोगों ने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा, कितने लोग ऑनलाइन वालों आप भी, कितने लोगों ने नहीं सर ये एक्सपेंस आउट होगा रेवेन्यू में, कोई ये हाथ उठाए ऑनलाइन वालों, तुम में से कोई ये जो कह रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सर कैपिटल क्यों है, 1 साल से अधिक रहेगा ना सर। अपग्रेड से होता क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती है, अपग्रेड से क्या होता है, इसीलिए कैपिटल है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ एडिंग एड कंडीशनिंग कैपिटल। सर कितने नंबर का सवाल आया था ये, अब ये सवाल आएगा तो 2 नंबर का आएगा, अवल तो आएगा नहीं, अब सवाल आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का सवाल आएगा। आए सर एक और सवाल करते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल ये 1994 का है, उस टाइम पे शायद आपके अम्मी अब्बू की शादी भी नहीं हुई होगी, लेकिन सर आ जाए, ये सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 8 नंबर का, देखो 94 में 8 नंबर का सवाल के साथ, चेज कंपनी परचेज द न्यू कंप्यूटर फ्रॉम, किससे परचेज किया है, एनालॉग कंप्यूटर, उस टाइम तो कंप्यूटर्स नहीं थी ना। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड, लिस्ट प्राइस कितनी थी, डिस्काउंट कितना मिला, कैश डिस्काउंट, इंश्योरेंस ऑन द कंप्यूटर, पॉलिसी कवर्स डैमेज फ्रॉम वैंडलिज्म, मतलब कुछ तकलीफ भारी, वाइड फ्लड एंड सर्टेन नेचुरल डिजास्टर, 3 इयर्स की पेमेंट एक साथ कर दी। कितने लोगों ने ऐसी की कॉस्ट में आएगा, जो लोग मैंने ऐसी की कॉस्ट में आएगा उनके घर पे एग्जामिनर आएगा, नहीं सर नहीं आएगा। सर इंश्योरेंस से एक तरह की कैपिटलाइज होती है, कौन सी है, एडवांस है भाई, मैंने पैसे 3 साल एडवांस में दिए तो स्टूडेंट कहता है हमारे से क्या ताल्लुक, जरूरी नहीं था। फिर कॉस्ट ऑफ 1 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ रीवायरिंग नीडेड टू प्रोवाइड पावर। सर कैश डिस्काउंट कुछ करेंगे यहाँ पे, ये कह रहा है प्रिपेयर करो स्केड्यूल जो के
आंसर। इसका आंसर क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 इधर देख लो, इधर देख लो। आपने कहा लिस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। सर ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो गया? 90,000। आपने ऐड कर दी क्या? 420। रीवायरिंग कितनी? कितना हो गया? 90,420। सर इसके 8 मार्क्स। 90। इसका मतलब तुम्हारी दुनिया में आने के बाद चीजें मुश्किल हुई। सही है सर? उस जमाने में उन्होंने ये सवाल करके सीए पास किया है। सही है सर? तो सर ये हमने क्या सवाल कल की क्लास इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सुनिएगा, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सर। फर्स्ट वीक है तो टाइम टेबल फिक्स नहीं, वरना केएनएस के अल्हम्दुलिल्लाह एक दिवाली के टाइम टेबल फिक्स होता है। हमें ये अंदाजा है बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस पढ़ा रहे होते हैं, अपनी मसरूफियात होती हैं। टाइम टेबल क्या करें? फिक्स करें। कितने लोग ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने के बाद? सर जरूर पढ़ें, मैं आपको एडवाइस दूंगा, मेरा मतलब जरूर पढ़ाएं। ये स्टडी साबित करती है कि जो बच्चे बचपन से फाइनेंशियल अपनी जो है ना जरूरियात खुद कमाकर पूरी करते हैं, बेशक आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल होता है। फ्रीलांसिंग कुछ भी करें छोटा मोटा, लेकिन सबसे बेस्ट है आपके ट्यूशन। तो सर इस हफ्ते क्लास के टाइमिंग्स ऊपर नीचे शायद थोड़े बहुत हो, लेकिन अगले हफ्ते से इंशाल्लाह फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते में आप लोगों की, मुझे अच्छा एक बात बताएं, कितने लोग हैं जो टैक्स का पेपर यहाँ से पढ़ रहे हैं? अभी टैक्स की क्लास होनी चाहिए माशाल्लाह, तकरीबन 3:30। कितने लोग हैं जो कॉस्टिंग का पेपर? कितने लोग हैं जो लॉ का पेपर? वो एफआर 2 वाला है? अच्छा एफआर 2 वाला, सही सर। क्योंकि हमें आप लोगों की कोई ऑडिट वाला तो नहीं है पुराना रास्ता, क्योंकि एफआर 1 और ऑडिट 1 और एक बहुत फर्क हो गया। कोई कंपनी लॉ वाला पेपर नहीं सर, कोई एमएफए तो आपने कॉस्टिंग एमएफए वाला है नहीं। तो इसका मतलब है सर हमें टैक्स के साथ ध्यान रखना है, कॉस्टिंग के साथ ध्यान रखना है, क्लासेस का, है ना सर? ऑनलाइन वाले बच्चों को तो कोई मसला ही नहीं है ना सर? कॉस्टिंग टैक्स सही है। तो सर हम अब क्या करेंगे, अब बड़े गौर से सुनिएगा सर। हम इंशाल्लाह कल की क्लास सुबह 10 बजे, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि देखें फर्स्ट वीक में हम ऐसे लगाना है टैक्स की क्लास को मिड में रखेंगे, क्योंकि टैक्स के अंदर एफआर 1 वाला बच्चा भी एफआर 2 वाला। तो टैक्स की क्लास सर मुनीर साहब ने रिक्वेस्ट की है मिड में रखें, ताकि एफआर 1 वाले को भी वेट नहीं करना पड़े, एफआर 2 वाले को भी। तो सर वीक में एक दफा कल की क्लास 10 बजे, लेकिन एक दफा हमारी परंपरा होगी कि हम आज की क्लास को शुरू से रिवाइज करेंगे। सर एसएनटी कॉस्ट में कितनी चीजें आएंगी? पीपीटी कॉस्ट में परचेज प्राइस डिस्काउंट माइनस किया, ड्यूटीज वगैरह ऐड की। दूसरी चीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल केपीएफटी वाली एग्जांपल याद रहेगी, डिसमेंटलिंग ऑस्ट्रेलिया वाली। फिर तीसरी चीज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर फिर हम आगे बढ़े, हमने डिफरेंट तरह के आज सवालात देखे, उसके अंदर हमें पता चला कि कैश डिस्काउंट जो है वो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होता है, एसएनटी कॉस्ट को इंपैक्ट नहीं करता। तो सर आज की क्लास यहीं तक है। हम इंशाल्लाह जो है कल 10 बजे मिलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वालों को सवाल है तो 1 मिनट दे रहा हूँ।